शिखर और रिजवान के बीच इन्वेस्टमेंट डील फाइनल हो जाने के बाद शिखर, पृथ्वी और रिजवान बैठकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी कविता बाकी वेटर्स के साथ वीआईपी लॉन्ज में आती है। रिजवान को कविता को देखकर अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आ जाती है और वो कविता के साथ बदसलूकी करने लगता है। माहौल गर्म देखकर शिखर बीच में आ जाता है और रिजवान को पीछे हटने के लिए कहता है। रिजवान शिखर को चेतावनी देता है कि अगर वो बीच में आया तो शिखर के साथ इन्वेस्टमेंट की डील कैंसिल कर देगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर यह शर्त है तो मैं आपकी इन्वेस्टमेंट ठुकराता हूं। शिखर के ये बोलते ही पास खड़ा पृथ्वी दंग रह गया। शिखर अंदर ही अंदर निराश हो गया था, ये सोच के कि ऐसी सोच वाले व्यक्ति से वो इन्वेस्टमेंट की डील करने जा रहा था और ऐसे व्यक्ति का सहयोग अगर चला भी जाता है तो शिखर को इस बात का गम नहीं था। वहीं रुक जाओ। रिजवान का बूढ़ा चेहरा गुस्से से भर गया था। यह बात याद रखना कि अगर मैं तुम्हारी ऐप में इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। यह बस आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। इन्वेस्ट करने के लिए मुझे आपसे बेहतर इन्वेस्टर मिल जाएंगे। शिखर ने कमजोरी ना दिखाते हुए एकदम पलटकर जवाब दिया। लगता है तुम इस बात को भूल चुके हो शिखर कि मेरे अलावा कोई इस ऐप पर पैसे नहीं लगाएगा। इसमें कोई शक नहीं था कि रिजवान को अपने ऊपर घमंड आ चुका था। मैं सब कुछ सोच चुका हूं। भले ही मेरी ऐप ढंग से काम ना करे, मैं अपने दोस्तों की इज्जत दांव पे लगाकर पैसे नहीं कमाना चाहता। शिखर का लहजा बहुत कड़क था, मानो शिखर ने लफ्जों के साथ पत्थर पर लकीर खींच दी हो। शिखर अपने बिजनेस के खातिर कभी भी कविता की इज्जत के साथ यूं खिलवाड़ होते नहीं देख सकता था। यह बोलकर शिखर कविता के साथ वीआईपी लॉन्च से बाहर जाने लगता है। रिजवान को यह बात हजम नहीं हुई, मानो उसका ईगो किसी ने तहस नहस कर दिया हो। गुस्से में रिजवान टेबल पर जोर से मुक्का मारता है और शिखर को धमकी देता है। शिखर, अगर आज उस लड़की के साथ तुमने ये रूम छोड़ने की हिम्मत की तो तुम रिजवान के दुश्मन हो जाओगे। तो क्या? शिखर का सब्र का बांध अब टूट चुका था। मैं तुम्हें हर कीमत पर बर्बाद कर दूंगा, रिजवान ने अपने दांत मसलते हुए बोला। रिजवान से इस लहजे में बात करने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। शिखर को ऐसे बात करते देख रिजवान मानो गुस्से से फटा जा रहा हो और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रिजवान, मुझे पता है कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। शिखर ने कमजोरी नहीं दिखाई और जवाब दिया। हालांकि शिखर जानता था कि रिजवान से दुश्मनी महंगी पड़ सकती थी। गुस्से में आग बबूला हो रहे रिजवान ने शिखर से पूछा, एक मामूली सी लड़की के लिए रिजवान से मुंह मोड़कर दुश्मनी मोल लेना कहां की समझदारी है? शिखर का जवाब तैयार था। मैं केवल वही करता हूं जो मुझे सही लगता है, इसे कोई बदल नहीं सकता। शिखर के इतना कहने के बाद वो कविता को लेकर वीआईपी लॉन्ज से बाहर निकल गया। वीआईपी लॉन्ज से बाहर निकलने से पहले शिखर ने रिजवान को उसके पीछे जोर से चिल्लाते हुए सुना। शिखर, मैं रिजवान हूं और मैं तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगा। शिखर इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस कविता को जल्दी वीआईपी लॉन्ज से बाहर ले जाता है और वीआईपी लॉन्ज से बहुत दूर चलकर रुक जाता है। थैंक यू शिखर। कविता की आंखें आंसुओं से भर आई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शिखर का शुक्रिया अदा कैसे करे। कविता कुछ देर के लिए शांति से जो कुछ भी वीआईपी लॉन्ज में हुआ उसे सोचती है। सारी बातें मानो उसके जहन में दोबारा सुनाई दे रही हो। कविता इस बात का यकीन नहीं कर पा रही थी कि शिखर ने उसे बचाने के लिए अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया था और अपने नए पार्टनर के साथ डील तोड़ दी थी। कविता ने उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे वहां कोई बचाने आएगा, क्योंकि वो जानती थी कि रिजवान के साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन तभी शिखर ने किसी मसीहे की तरह आकर एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा ली थी। वो अपने दिल में इस कदर हिल गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिखर का आभार कैसे प्रकट करे। ये कुछ भी नहीं है, इसके बारे में चिंता मत करो, शिखर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे में एक अजीब सी गर्माहट थी। इस बीच
पृथ्वी भागता हुआ पीछे से आता है। तुम सच में जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसला कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह डील के बारे में बात चलाना कितना मुश्किल काम था? सब बर्बाद कर दिया। पृथ्वी शिखर के फैसले से निराश था। रिजवान का चरित्र अच्छा नहीं है, मैं उसके साथ पार्टनरशिप डील नहीं करना चाहता। शिखर ने सीधा पृथ्वी की आंखों में देखकर जवाब दिया। तुम समझ नहीं रहे शिखर, न केवल हमने डील खो दी है बल्कि रिजवान को भी नाराज कर दिया है और अपने लिए सिर्फ और मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर लिया है। पृथ्वी जो कि जानता था कि रिजवान से दुश्मनी का क्या परिणाम हो सकता था। रिजवान अपना बदला जरूर लेगा। तुमने उसे नाराज कर दिया है तो वो तुम्हें नीचे लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे इसकी चिंता है। पृथ्वी भले ही सही कह रहा था, पर शिखर पीछे हटने वालों में से नहीं था, बल्कि डट कर सामना करने वालों में से था। शिखर ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि वो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है। वो अमीर और शक्तिशाली है और उसकी पावर तुम्हारी कल्पना से परे है। तुमने रिजवान से दुश्मनी मोल ले ली है। तुम रिजवान के आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। पृथ्वी जानता था कि रिजवान के सामने वो शिखर की मदद नहीं कर सकता था। क्या तुमने सोचा है कि हम क्या करेंगे? वो ना तुम्हें जीने देगा और ना तुमसे जुड़े किसी इंसान को। पृथ्वी ने बहुत गंभीरता भरे भाव से कहा। फिर हम सब एक साथ मरेंगे, शिखर का जवाब आया। पृथ्वी इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने कविता की ओर देखा और शिखर से धीमी आवाज में बोला, सच कहा है किसी ने कि एक औरत की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन जाती है। कविता एक लड़की है, मैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब गलत है। मैं अपने दिल की सुनता हूं और मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए गलत काम नहीं होने दे सकता। शिखर ने बहुत गंभीरता से पृथ्वी की तरफ देखा। तुम सही कह रहे हो। पृथ्वी ने उसकी बात का इनकार नहीं किया, लेकिन फिर एक लंबी आह भरकर बोला, ठीक है, अब तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। मैं वापस जा रहा हूं। इन शब्दों के साथ पृथ्वी लिफ्ट की ओर चल दिया। पृथ्वी को दूर जाते देख कविता ने धीमी आवाज में पूछा, शिखर, कविता तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। शिखर कविता के कहने से पहले ही कविता की घबराहट भांप चुका था। शिखर ने कविता को शांत होने के लिए कहा, लेकिन मेरी मदद करने के लिए आपने अपने सिर इतनी बड़ी मुसीबत ले ली और अपने इन्वेस्टर को नाराज कर दिया। मैंने सही राह चुनने के खातिर यह फैसला लिया है। अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह का व्यक्ति है तो मैं पहले से ही उसके साथ डील नहीं करता। लेकिन तुम इस बारे में मत सोचो। शिखर जानता था कि कविता के दिल में अभी भी कई सवाल थे। शिखर ने विषय बदलते हुए कहा, क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर चलना चाहती हो? क्योंकि आज शिखर ने कविता की बहुत मदद करी थी, उसने शिखर की बात को इनकार नहीं किया। आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आज आपको मना नहीं कर सकती। कविता ने अपने हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर अभी चलते हैं। शिखर ने यह कहा और वो दोनों साथ में आगे चलने लगे। कोमल मुस्कान के साथ कविता ने लिफ्ट की दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन हम जा कहां रहे हैं? कविता ने शिखर को देखकर पूछा। जिस जगह पर शांति हो, यह कहकर शिखर बाहर निकल गया। कविता उसके पीछे चल रही थी। वो दोनों शिखर की गाड़ी में बैठे और शिखर पास की एक जगह पर कविता को ले आया। वहां पेड़ पौधों की सनसनी आवाज आ रही थी। गीली सड़कों पर चुपचाप चलते हुए शिखर चांद की तरफ देख रहा था। आप क्या काम करते हो शिखर? कविता के अंदर यह बात जानने के लिए बहुत जिज्ञासा थी और इसीलिए वो खुद को यह सवाल पूछने से रोक नहीं सकी और शिखर की तरफ देखकर अचानक बोली, मेरी कंपनी का नाम स्मार्ट इन्फोटेक है और मैं हाल ही में एक मोबाइल ऐप पर काम कर रहा हूं। शिखर के हाथ उसकी जेब में थे और वो सामने देख रहा था। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिखर के काम के बारे में सुनते ही कविता ने तुरंत शिखर को एक नए नजरिए से देखा। ऐप के लिए सारे डिजाइन और डेवलपमेंट की तैयारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऐप सफलता से बहुत दूर है। हमें इसके फंड्स संभालने के लिए एक इन्वेस्टर की जरूरत है। शिखर की आवाज में कविता को चिंता महसूस हुई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अगर मैं उस आदमी को नजर नहीं आती तो शायद आपका काम सफल हो जाता।
जब फाइनेंसिंग की बात आई तो कविता एक बार फिर माफी मांगने लगी। तुम फिर इस बारे में बात करने लगी। यह देखकर कि कविता उस बात को लेकर इतनी उदास थी, शिखर ने फिर विषय बदलने की कोशिश करी। वैसे तुम मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताती? तुमने कब सोचा कि तुम किताब लिखना चाहती हो? मुझे बचपन से कहानियां लिखने का बहुत शौक था और फिर कुछ ही समय में लोगों को मेरी कहानियां बहुत पसंद आने लगी। बाद में जब मुझे पता चला कि मैं इस काम से पैसा कमा सकती हूं तो मैंने किताब लिखने का फैसला कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें जो काम करना पसंद है तुम्हें उसी में अपना करियर बनाने का मौका मिला है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। शिखर ने हल्की मुस्कान के साथ कविता की ओर देखा। कविता ये सुनकर शांत हो गई। आगे कुछ देर वो दोनों चुपचाप चलते रहे। अचानक अपने सामने भेलपुरी वाले को देखकर कविता शिखर से बोली, क्या आप भेलपुरी खाना पसंद करोगे? कविता ने बहुत मासूमियत के साथ कहा, जिसे देखकर शिखर हंस पड़ा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? शिखर कविता को देखकर बोला। कविता तुरंत शिखर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ी और उसने भेलपुरी वाले को 2 भेलपुरी बनाने के लिए कहा। शिखर उसके पीछे खड़ा था। भेलपुरी बनने का इंतजार करते हुए शिखर और कविता आगे बात करने लगे। आपने सच कहा था, यहां बहुत शांति है। कविता ने वहां के गार्डन को देखकर शिखर से कहा। शिखर और कविता के चेहरे पर ठंडी हवा लग रही थी। शिखर ने अपनी आंखें बंद करी हुई थी और वो अपने मन को शांत होता हुआ महसूस कर सकता था। वो दोनों शांति से वहां बैठे ही थे कि अचानक उस जगह 3 आदमी आ गए। शिखर ने अपनी आंखें खोली तो उन आदमियों ने शिखर और कविता को घेरा हुआ था। उसमें से एक ने अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और शिखर की तरफ घुमा दिया। लड़की को हमारे हवाले कर दे, चल दे। वो आदमी शिखर को देखकर बोला। उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था। शिखर तुरंत वहां से उठ गया और कविता के आगे खड़ा हो गया। कविता बहुत डर चुकी थी। उसने शिखर का हाथ पकड़ लिया था और शिखर के पीछे छुप गई थी। शिखर, ये सब क्या हो रहा है? कविता कपकपाती आवाज में बोली। कविता, तुम डरो मत, मेरे पीछे ही रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिखर ने कविता को विश्वास दिलाया और सामने देखने लगा। सुना नहीं तूने? लड़की को हमारे हवाले कर दे वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। दूसरे आदमी ने शिखर के पास आते हुए कहा। शिखर उन गुंडों से पहले बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शिखर के पास आकर उस पर वार करने लगते हैं। उनमें से एक गुंडा अपने हाथ में लिए चाकू को शिखर पर वार करने के लिए उठाता है, लेकिन जैसे ही वो चाकू शिखर के शरीर पर लगने वाला होता है, शिखर उसे वहीं रोक देता है। शिखर की ताकत देखकर वो आदमी बहुत हैरान हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिखर के अंदर इतनी जान हो सकती थी। शिखर चाकू को अपने शरीर से दूर करता है और उस गुंडे की पेट में लात मारकर उसे एक कोने में गिरा देता है। ऐसा ही करते हुए शिखर दूसरे आदमी के मुंह पर मुक्का मार देता है। तीसरा आदमी आकर शिखर को पीछे से पकड़ता है और उसका गला घोंटने लगता है। कविता यह देखकर बहुत डर जाती है और किसी को मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन क्योंकि उस जगह पर ज्यादा लोग नहीं होते, कोई उनकी मदद करने आगे नहीं आता। जिस गुंडे ने शिखर का गला पकड़ा होता है, शिखर उससे लड़ते झगड़ते उसका हाथ मोड़ देता है और अपने सर को उसके सर पर जोर से मारता है। उस गुंडे के पीछे गिरते ही शिखर कविता की ओर देखकर तेज आवाज में कहता है, कविता, तुम ठीक तो हो? कविता ने अभी अपना मुंह कुछ कहने के लिए खोला ही था कि अचानक उसके पीछे से आकर एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया। शिखर जब तक उस गुंडे को रोकता, उस गुंडे ने कविता की गर्दन पर चाकू रख दिया और वो बोला, अगर तूने एक कदम और आगे लिया तो मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। कैसे बचा पाएगा शिखर कविता को, और किसने भेजे थे ये गुंडे शिखर के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए